साहस सरोकार। सीएम योगी यूपीएसएससी के चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। कोलकाता में हुई घटना को लेकर कैंडल मार्च। लखनऊ के केजीएमयू में निकाला गया कैंडल मार्च। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। कांग्रेस ने 10 सीटों पर पर्यवेक्षक किए नियुक्त। सुभाष सिंह ने बदला संबल, पार्टी ने बदला चुनाव चिन्ह। छड़ी के बदले अब चाबी चुनाव चिन्ह। विनेश फोगाट के मेडल पर आज होगा फैसला। विनेश फोगाट मामले में सीएस आज सुनाएगा फैसला। नमस्कार, आप देख रहे प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है शहर शहर खबर खबर का, जहां उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की तरफ से यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपने नए सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी है। एक सीट की जिम्मेदारी पार्टी के मौजूदा विधायक को सौंपी गई है। उसके अलावा 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व लोकसभा प्रत्याशी की पर्यवेक्षक बनाए गए, यानी कि प्रत्याशी को पर्यवेक्षक बनाया। और इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आदेश भी जारी किया है। और पर्यवेक्षक की सूची में अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा को सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र का पर्यवेक्षक बनाया गया है। मीरापुर के लिए सहारनपुर सांसद इमरान मसूद को पर्यवेक्षक बनाया गया। इसके अलावा कुंदरकी की जिम्मेदारी सीतापुर के सांसद राकेश राठौर को दी गई है। और गाजियाबाद विधानसभा के लिए बाराबंकी के सांसद तनुज पुनिया को कमान सौंपी गई है। इसके अलावा मझवा विधानसभा के लिए विधायक वीरेंद्र चौधरी को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो वहीं 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो चुकी है। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने भी अपनी सूची जारी की थी, जिसमें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी अयोध्या से सांसद को। और इसके अलावा लगातार इसको लेकर सियासी बयानबाजी का दौर जारी है। तो वहीं सीटों को लेकर भी इससे पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अनबन देखने को मिल रहा था। और अब एक और सूची जारी हो गई, जिसमें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि रायबरेली सीट जीतने पर किशोरी लाल को अब विधायक के तौर पर जो नेता और इसके अलावा जो चयनित प्रत्याशी होंगे, उसको लेकर बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। और ज्यादा अपडेट के साथ अभिनव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिनव, 10 सीटों पर पर्यवेक्षक कांग्रेस पार्टी ने उतार दिया है। क्या लगता है कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस सभी 10 सीटों पर जो पर्यवेक्षक हैं उनको तैनात कर दिया है। आपको बता दें कि प्रयागराज से जो सांसद है उज्जवल रमण सिंह, उनको फूलपुर विधानसभा सीट का पर्यवेक्षक बनाया गया है। इसी तरह जो किशोरी लाल शर्मा अमेठी से सांसद चुने गए हैं, उनको मीरापुर सीट की जिम्मेदारी जो है वो इमरान मसूद को दी गई है। सांसद केएल शर्मा को सीसामऊ सीट की जिम्मेदारी दी गई है। और अखिलेश प्रताप सिंह को, जो पूर्व विधायक रहे हैं, मंत्री रह चुके हैं, उनको अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह करहल सीट की जिम्मेदारी रामनाथ सिकरवार को दी गई है। और यूपी की सभी 10 सीट जहां पे उपचुनाव होने हैं, वहां पे कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों पर कल देर शाम अपने पर्यवेक्षक तैनात कर दिए हैं। और एक मैसेज देने की कोशिश की कि कांग्रेस पार्टी जो है वो इन 10 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव बहुत मजबूती से लड़ने की तैयारी कर रही है। और कांग्रेस ने अधिकतर अपने सांसदों को इनमें पर्यवेक्षक बनाया, चाहे हम तनुज पुनिया की बात करें, चाहे हम इमरान मसूद की बात करें, चाहे हम उज्जवल रमण सिंह की बात करें, या अमेठी से सांसद किशोरी लाल शर्मा की बात करें। तो कांग्रेस देखिए लगातार 10 सीटों पर अब सक्रिय हो गई है। और देखने वाली बात है कि कांग्रेस फाइनली कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक बयान आया जिसमें वो के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर अपना दावा ठोक सकती है। अगर ऐसा वाकई में होता है, क्या कोई अनबन देखने को मिल सकता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए 403 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 2 विधायक जीतने में कामयाब हुई। सिर्फ कांग्रेस के अब तक 2 विधायक हैं, एक वीरेंद्र चौधरी और दूसरे आराधना मिश्रा मोना। और अगर ऐसे में कांग्रेस 10 में से 5 सीटें मांग रही है, तो जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी इस पे
राजी नहीं होगी। वो अलग बात है कि कांग्रेस के 6 सांसद हाल ही में हुए चुनाव में जीते, लेकिन इसमें कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस के पास उत्तर प्रदेश में अपना इतना खास संगठन नहीं है कि वो 10 में से 5 सीटें खुद ले और 5 समाजवादी पार्टी को दे, और समाजवादी पार्टी इस पे राजी भी नहीं होगी। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि 2 से 3 सीटें कांग्रेस को समाजवादी पार्टी दे सकती है, जिसमें मीरापुर और खैर जो 2 विधानसभा सीटें हैं पश्चिमी यूपी की, ये दोनों सीटें कांग्रेस के खाते में जा सकती है। लेकिन कांग्रेस एक फूलपुर की जो सीट है उसको अपनी परंपरागत सीट बता रही है। पंडित नेहरू यहाँ से पहले चुनाव लड़े हैं, तो कहीं न कहीं कांग्रेस इस सीट पे भी अपना काफी दावा कर रही है। इसके अलावा पश्चिमी यूपी की एक सीट और है, वहाँ पे भी कांग्रेस अपना दावा कर रही है। तो देखने वाली बात है कि कांग्रेस को फाइनली समाजवादी पार्टी से कितनी सीटें मिलती है चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस ने 5 सीटें पे दावा किया है, जिनमें से 3 से 4 सीट कांग्रेस बहुत मजबूती से मांग रही है, और कांग्रेस का मानना है कि इन 3 से 4 सीटों पे कांग्रेस को कोई खास दिक्कत नहीं होगी। और अयोध्या की सीट काफी शाख की दाव, यानी कि शाख वाली सीट होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदारी ले ली है, तो दूसरी तरफ अयोध्या के सांसद अब इस पे सीधे तौर पर योगी को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखिए अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट का इस बार चुनाव काफी रोचक होने जा रहा है। अयोध्या की हार का बदला भारतीय जनता पार्टी मिल्कीपुर जीत के लेना चाहती है, और लेकिन समाजवादी पार्टी भी मिल्कीपुर जीतने की पूरी कोशिश में है। और अयोध्या से सांसद जो कि मिल्कीपुर से अब तक विधायक थे अवधेश प्रसाद, उनको वहां पर प्रभारी बना दिया गया है। उनके साथ जो विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष है लाल बिहारी यादव, उनको भी समाजवादी पार्टी ने प्रभारी नियुक्त किया है। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस ने अखिलेश प्रसाद सिंह को वहां पे अपने पर्यवेक्षक के रूप में तैनाती दी है। तो विपक्ष का भी देखिए किस हिसाब से विपक्ष भी इस सीट को काफी फोकस करके चल रहा है। 2-2 नेता अपने लगा रहा है। लेकिन वही सत्ताधारी पार्टी की बात करें तो भाजपा में खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कटहरी और मिल्कीपुर की जिम्मेदारी ली है, और सीएम योगी आदित्यनाथ एक सप्ताह के भीतर 2 बार अयोध्या दौरे पर भी गए। तो ये देखने लायक बात है कि इस बार का मिल्कीपुर चुनाव का वोट किस करवट बैठता है। लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मिल्कीपुर को लेके जो सियासत है वो काफी तेज है, और दोनों लोग मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर खास फोकस करके चल रहे हैं, चूंकि यह सीट भारतीय जनता पार्टी और सपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा और नाक का सवाल है। और देखने वाली बात रहती है कि इस सीट पर कौन सी पार्टी जो है बिल्कुल अब चुनाव देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में कितनी सीटें कांग्रेस को मिलती है, कितनी समाजवादी पार्टी ताल ठोकती हुई नजर आएगी। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो वहीं आपको बता दें कि उपचुनाव को लेकर लगातार सियासी हलचल का दौर देखने को मिल रहा है। सुभाषपा से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां सुभाषपा ने अपना सिंबल बदल दिया है। जी हां, सुभाषपा ने अपना सिंबल बदल दिया। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। पार्टी ने बदला चुनाव चिन्ह। छड़ी के बदले अब चाबी चुनाव चिन्ह हो गया है। सुभाषपा ने अपना चुनाव चिन्ह बदल दिया है। वहीं आपको बता दें कि पार्टी ने चुनाव चिन्ह बदलने का फैसला किया। छड़ी के बदले अब चाबी चुनाव चिन्ह होगा। ओपी राजभर फिर अध्यक्ष चुने गए हैं। बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि पार्टी ने चुनाव चिन्ह बदल लिया है और ओपी राजभर ही अध्यक्ष होंगे। छड़ी के बदले अब चाबी चुनाव चिन्ह होगा। ओपी राजभर फिर पार्टी अध्यक्ष चुने गए हैं। सुभाषपा ने अपना सिंबल बदल दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं रहा है सुभाषपा का, तो पार्टी में लगातार मंथन का भी दौर देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि छड़ी के बदले अब चाबी चुनाव चिन्ह होगा, और इसके साथ साथ ओपी राजभर फिर पार्टी के अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। सुभाषपा ने अपना सिंबल बदल लिया है। विनेश फोगाट के मेडल पर आज फैसला आएगा। जी हां, आपको बता दें कि विनेश फोगाट मामले में आज फैसला आना है। तो वही इसके अलावा आज स्वदेश वापसी भी होगी। पेरिस से वापस लौटेंगे विनेश फोगाट। विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल देने की मांग की थी, तो वहीं आज स्वदेश वापसी भी होगी। और आपको बता दें कि
ओवरवेट होने की वजह से वो अयोग्य ठहरा दी गई थी और इस मामले में आज सुनवाई होगी। स्वदेश वापस लौटेंगी, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। विनेश फोगाट के मेडल पर भी आज फैसला आएगा। विनेश फोगाट मामले में सीएस आज अपना फैसला सुनाएगा। वहीं विनेश फोगाट ने सिल्वर मेडल देने की मांग की है। ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य ठहराई गई थी विनेश फोगाट, जिसके बाद कई तरह की हलचल देखने को मिली थी। सभी को इस मामले में बेहदी कई तरह की आपत्ति जताई गई थी और इस बीच बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि आज भारत भी लौटेंगी विनेश फोगाट और उसके साथ ही उनके स्वागत के लिए पूरा देश उनके साथ है। और साथ ही आपको बता दें कि सभी को धक्का लगा था एक तौर पर जब विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई थी और साथ ही उनकी तबीयत भी बिगड़ गई थी इस सूचना के बाद। वहीं पूरा देश एकजुट होकर विनेश फोगाट के साथ खड़ा है। तो वहीं बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि आज विनेश फोगाट स्वदेश लौटेंगे और इसके साथ साथ आज मामले में सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने मांग की है कि सिल्वर मेडल के लिए उन्होंने दावा ठोका है और इस मामले में आज सुनवाई होनी है। सीएस इस पूरे मामले में फैसला सुना सकता है आज। ज्यादा अपडेट के साथ इरशाद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इरशाद, बड़ी अपडेट मिल रही है कि आज विनेश फोगाट स्वदेश लौटेंगी, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी, अगर बात करें तैयारी की तो कुछ ही देर में उनकी मीडिया आने वाली है और उनके जो फैंस हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंचे हुए, उनके परिवार के लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं और कुछ जो खेल जगत संबंधित हैं विभागीय लोग भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। तो इरशाद, आज मामले में सुनवाई भी होनी है विनेश फोगाट की याचिका पे, क्या लगता है आज फैसला आ सकता है? देखिए, अगर बात करेंगे मामले की तो जहां तक ओलंपिक में देश का नाम हो चुका है, कहीं ना कहीं हमारे देश को मेडल भी मिले हैं और तो इन चीजों को देख के लगता नहीं है कि आज शायद सुनवाई पर फैसला हो सकता है कि फिर से एक और तारीख मिल सकती है आगे की ओर। बिल्कुल इरशाद, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोलकाता में हुई घटना को लेकर लगातार गुस्सा देखने को मिल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कोलकाता में हुई घटना को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। लखनऊ के केजीएमयू में कैंडल मार्च निकाला गया है। कोलकाता में हुई घटना को लेकर आक्रोश लगातार देखने को मिल रहा है। वहीं हड़ताल का आज दूसरा दिन है। गुस्सा देखने को मिल रहा है। लखनऊ के केजीएमयू में कैंडल मार्च निकाला गया। रेजिडेंट डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर कैंडल मार्च निकाला है। प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों ने की कार्रवाई की मांग। सीबीआई जांच से तथ्य सामने रखे जाने की चाहिए डॉक्टरों की मांग। मांगे पूरी नहीं होने तक चलती रहेंगे स्ट्राइक। कोलकाता में हुई घटना को लेकर लगातार आक्रोश देखने को मिला है। लगातार हड़ताल जारी है और इस बीच बहुत बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है कि लखनऊ के केजीएमयू में कैंडल मार्च निकाला गया है। ज्यादा अपडेट के साथ उवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उवैस, लगातार गुस्सा जाहिर करते हुए नजर आ रहे रेजिडेंट डॉक्टर, कितना असर देखने को मिल रहा है इस प्रदर्शन का? देखिए, असर तो होगा ही बिल्कुल, क्योंकि तमाम चीजें जो एक डॉक्टर है, तमाम जो वो लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, तो असर तो कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ओपीडी सेवाएं हैं और जो तमाम जो सेवाएं जब प्रभावित होंगी तो प्रशासन को इस पर देखना पड़ेगा और इनकी जो मांगे है उसको पूरा करना पड़ेगा। तो इसलिए लगातार ये जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कैंडल मार्च भी निकाल रहे हैं। और लखनऊ के अंदर केजीएमयू की अगर हम बात करें तो केजीएमयू जो है उत्तर प्रदेश के और पूरे इंडिया में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये वह सीबीआई जांच कराने की मांग कराई जा रही है इस पूरे मामले में। बिल्कुल 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 बिल्कुल
इनकी कुछ मांगे जो है, इनकी डॉक्टरों का कहना है कि कल ओपीडी सेवाएं भी ठप करेंगे। यानी आज शाम को पेंडिंग मार्च निकाला है और आज की बात करी थी कि ओपीडी सेवाएं भी ठप करेंगे। वैसे किस किस अस्पतालों में इसका असर देखने को मिल रहा है हड़ताल का? हाँ, देखिए राम मनोहर लोहिया में तो देखिए वो हो गया है और ब्रजेश पाठक ने जो है एक आदेश कर दिया, लेकिन वहाँ पे जो है मना कर दिया गया है, वहाँ पे किसी भी तरीके की कोई परेशानी, कोई समस्या बिल्कुल वैसे नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यूपीएससी एग्जाम से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि लोक सेवा आयोग ने तारीख बदल दी है। परीक्षा की तारीख बदल दी गई है। 3 भर्ती परीक्षा की तारीख बदली गई है। होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी 15 सितंबर को होगी परीक्षाएं। आवासीय चिकित्सा अधिकारी 18 सितंबर को होगी परीक्षाएं। सहायक नगर नियोजक मुख्य परीक्षा में बदलाव किया गया है। रक्षाबंधन पर सरकार का बड़ा तोहफा। रक्षाबंधन पर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, ड्यूटी पर तैनात चालक परिचालकों को मिलेगा तोहफा। परिवहन विभाग देगा प्रोत्साहन राशि। 17 से 22 अगस्त के बीच बसों का विशेष संचालन होगा। रक्षाबंधन पर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जी आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात चालक परिचालकों को तोहफा मिलेगा। परिवहन विभाग देगा प्रोत्साहन राशि। एयरपोर्ट पर तैनात की जाएगी QRT। प्रदेश के 10 एयरपोर्टों की सुरक्षा होगी पुख्ता। शासन ने 14.60 करोड़ रुपए मंजूर किए। परिवहन विभाग ने अनफिट वाहनों पर कार्रवाई की है। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर। 359 अनफिट वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया गया। 6 महीने के लिए पंजीकरण निलंबित किया गया। स्कूल, कंपनियां, फैक्ट्री के वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया गया है। अनफिट वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई रहेगी जारी। परिवहन विभाग ने अनफिट वाहनों पर कार्रवाई की है। बिजनौर से बहुत बड़ी जानकारी सामने आई, जहां ट्रक और बस के बीच टक्कर हो गई है। टक्कर से बस में सवार कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को CSC में भर्ती कराया गया। हरिद्वार से बरेली जाते समय हादसा हुआ। हादसे में कोई भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ है। थाना रेहर क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरठ से बड़ी अपडेट, दिन दहाड़े अपहरण की घटना से हड़कंप मचा। युवक को जबरदस्ती कार में बैठा कर ले गए बदमाश। घटना का CCTV वीडियो सामने आया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें प्राइम टीवी के माध्यम से दिखा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों पक्षों में झगड़े के बाद घटना हुई। थाना लोहिया नगर के तिरंगा गैस गोदाम की घटना बताई जा रही है। जहां मेरठ से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिन दहाड़े अपहरण की घटना से हड़कंप मच गया। ज्यादा अपडेट के साथ फोन लाइन पर हमारे साथ राजन जुड़ चुके हैं। राजन, दहाड़े अपहरण की घटना सामने आ जाती है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है?
इस तरीके की घटनाएं लगातार मेरठ में बढ़ती जा रही हैं। जो क्राइम रिकॉर्ड है वो लगातार उसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों में लगातार अपराधों की वारदातें लगातार हो रही हैं और एसएसपी दफ्तरों पर उन पीड़ितों की भी लंबी लंबी कतारें लगती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये ताजा मामला मेरठ के थाना लोहियानगर क्षेत्र के तिरंगा गैस गोदाम के पास की ये घटना है, जहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है कि एक युवक खड़ा है और 4 से 5 युवक गाड़ी में से निकलते हैं और जबरन उसे बिठाकर उसका किडनैपिंग कर ली जाती है। वहीं जब आसपास के लोग और परिजनों को सूचना मिलती है उस कार की घेराबंदी की जाती है और सभी लोगों को फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है किसी मामूली झगड़े को लेकर इस पूरी अपहरण की जो साजिश रची गई थी उसको अंजाम दिया गया था। वहीं कुछ संदिग्ध लोगों को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वहीं दिन दहाड़े इस तरीके के अपहरण की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस और प्रशासन पे भी लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल राजन, नजर बनाए रखिए। तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लोहियानगर थाना क्षेत्र में आज दोपहर में कुछ लोगों ने एक युवक का अपहरण का प्रयास किया, जिसमें कि पुलिस ने तत्काल उसमें पीछा कर उनको छुड़वाया और इसमें जो अभियुक्त हैं उनकी गाड़ी और उन अभियुक्तों की शिनाख्त हुई है। इसमें पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। दोनों ही पक्ष एक ही समुदाय से हैं और इनमें आपसी झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते दूसरे पक्ष ने इस युवक को गाड़ी में डाल के ले गए और इनसे मारपीट कर इनके विरुद्ध हानि का प्रयास किया। इसमें मुकदमा दर्ज है और इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी कर आगे कार्रवाई की जाएगी। कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया। शाहजहांपुर से बड़ी अपडेट, हास्य अभिनेता राजपाल यादव की संपत्ति जब्त की गई है। कर्ज न चुकाने पर बैंक ने संपत्ति कुर्क की। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कार्रवाई की है। राजपाल यादव पर बड़ी कार्रवाई की गई है। फिल्म बनाने के लिए राजपाल ने लिया था 3 करोड़ का कर्ज। वहीं अभिनेता राजपाल यादव की संपत्ति जब्त की गई। बहुत बड़ी जानकारी आपको शाहजहांपुर से बता रहे हैं। स्कूलों में बच्चों को नहीं दिया जाएगा दंड। राजधानी लखनऊ से बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। शारीरिक और मानसिक दंड न देने के निर्देश दिए गए हैं। बच्चों को फटकारना, परिसर में दौड़ाना प्रतिबंधित कर गया है। घुटनों के बल बैठाना भी हुआ प्रतिबंधित। क्लासरूम में अकेले बंद करना भी प्रतिबंधित हुआ। एयरपोर्ट सुरक्षा में खतरा बने मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। मानक के विपरीत बने मकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजता हुआ नजर आएगा। एयरपोर्ट के आसपास बने मकानों से उड़ानों को खतरा। एलडीए-वीसी प्रथमेश कुमार ने बनाई कमेटी। मोबाइल टावर, हाई टेंशन तार, ऊंची इमारतों पर कार्रवाई होगी। कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, एयरपोर्ट सुरक्षा में खतरा बने मकानों पर अब प्रशासन के बुलडोजर चलने की तैयारी है। आरती जिस तरीके से बात की जाए एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जैसे मकानों को कम हाइट पर बनाने के निर्देश थे, यानी कि अगर बात की जाए 2 मंजिला से ऊपर तीसरा मंजिला जो है वो बनाने के निर्देश नहीं दिए गए थे। लेकिन अब वहां की इमारतों की अगर बात की जाए या फिर मकानों की बात की जाए वो लगातार 3 मंजिल से ऊपर बिना मानकों के बनते चले जा रहे हैं। इन सभी मामलों को लेकर के जिस तरीके से जो फ्लाइट उड़ान जब भरती है तब वहां पे दिक्कतें आ रही हैं और इन उड़ानों को लेकर के जो एयरपोर्ट प्रशासन है उसके द्वारा जो है एलडीए को एक लेटर लिखा गया था और लिखकर से इस पर जो है कार्रवाई की बात कही गई थी। लेकिन अब इस मामले की अगर बात की जाए गंभीरता को लेते हुए एलडीए-वीसी मिथिलेश कुमार के द्वारा और जो एक कमेटी बनाई गई है जो इस मामले पर पूरी तरीके से पहले जांच करेगी। उसके बाद जो मानकों के विपरीत मकान बनाए गए हैं उनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो भी अब की जाएगी। जी बिल्कुल, तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कलीम, घूस लेने में बिजली कर्मी बर्खास्त किए गए, जेई भी निलंबित किए गए। राजधानी लखनऊ से बड़ी अपडेट, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। वायरल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की गई।
मुकदमा दर्ज होने पर एक कार्मिक बर्खास्त किया गया। अवर अभियंता को निलंबित किया गया। 4 कार्मिकों से मांगा गया मामले में स्पष्टीकरण। डायरिया पीड़ित महिला की मौत हुई। राजधानी लखनऊ से बड़ी अपडेट। बलरामपुर अस्पताल में चल रहा था इलाज। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती की गई थी। वही आपको बता दें कि मौत की जानकारी सामने आ रही है। उल्टी, दस्त और पेट दर्द से पीड़ित थी महिला। ऐशबाग निवासी महिला की मौत की जानकारी। शहर खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।